हेलो, आज हम जो देखने वाले हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 44 जो कि पेज नंबर है 4.113 आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी बुक का। आज जो हमने ये क्वेश्चन उठाया इसके पीछे मोटिव क्या है? हमारा मोटिव सिंपल है कि ये जो 44 नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत बार सीबीएसई एग्जाम्स में आ चुका है और ये एक आइडियल क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में आता है। क्यों? क्योंकि इन जनरल कैश फ्लो स्टेटमेंट के वैसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें एक एडजस्टमेंट दो एडजस्टमेंट, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लगभग 6 से 7 बार। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो उसमें वो करीब 6 से 7 बार आ चुका है। तो इसीलिए आज हम इस क्वेश्चन को कवर करने वाले स्पेसिफिकली। चलो चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, आपको दी होगी बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ फॉलोइंग लिमिटेड। अब ये पूरा बैलेंस शीट देके रखा है। अब आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले क्या होना चाहिए किसी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को अप्रोच करने का? सबसे पहला होता है आपको देखना है रिजर्व्स एंड सरप्लस। कौन सा पॉइंट देखना है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर बी आपको देखना है जो कि देके रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके आगे आपको नोट नंबर 1 देके रखा है। अब नोट नंबर 1 आपको यहां मिलेगा, कहां? नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में ये दिया है नोट नंबर 1। क्या बोल के रखा है? बोला प्रॉफिट सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2016 मतलब प्रीवियस ईयर, 2017 मतलब करंट ईयर। देखो, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर बोलना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपके क्वेश्चंस को आसान कर देता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर जब सीबीएसई वाला आपका फाइनल बोर्ड का एग्जाम होगा उस पेपर पे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता, फिर भी मैं समझाने के हिसाब से या तो आप पेंसिल से कहीं पे भी लिख सकते हो छोटा मोटा। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका कंफ्यूजन क्लियर आउट करेगा कि 2016 2017 क्या होता है। बच्चे जब क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो ईयर ओमिट कर देते हैं, भूल जाते हैं, उस हिसाब से वो गलत एंट्रीज पास करते हैं और क्वेश्चन वहीं आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंडिविजुअल क्वेश्चन 6 नंबर कवर करेगा पार्ट बी के अंदर। ठीक है, इसीलिए ध्यान में रखना। जैसे बोला आपका करंट ईयर में प्रॉफिट था 25,000, प्रीवियस ईयर में था 1,20,000। मैंने तुम्हें जो बेसिक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था हमेशा आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा। करंट ईयर का प्रॉफिट अपना देके रखा है 25,000, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट देके रखा है 1,20,000। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है ये नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। कितना आने वाला है? नेगेटिव 95,000 आने वाला है। कितना आने वाला है? 95,000। फिर से देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। हम प्रॉफिट का चेंज कैसे निकालते हैं? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर से निकालते हैं। तो हम यहां लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना देके रखा है? 95,000। देखो, अभी हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। आपने मेरा बेसिक वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप प्लीज उसको देखना, डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब बात करते हैं यहां पर। देखो, जब भी सबसे पहला आपका पॉइंट होता है आपने निकाल लिया प्रॉफिट का चेंज, उसके बाद सबसे आपका पहला काम होगा आपको निकालने एडजस्टमेंट, देखने एडजस्टमेंट क्या है, क्योंकि बिना एडजस्टमेंट करे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में सारे एडजस्टमेंट ही आते हैं। और ये भी याद रखना हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट। अगर एक इफेक्ट ऑपरेटिंग जाएगा या तो फाइनेंसिंग या तो इन्वेस्टिंग जाएगा ही जाएगा। तो कितने इफेक्ट होंगे आपके क्वेश्चन के अंदर? 2। देखते सबसे पहले बोला एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 बोला एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1st of July 2016। मैं ये मिटा देता हूं ताकि यहां कैलकुलेशन कर पाए। देखो क्या बोला, एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1st of July 2016। अब जब बात आती है लोन की तो अपन बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2 इक्विटी एंड लायबिलिटी का नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर देके रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि उसके आगे नोट नंबर 2 देके रखा है। नोट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% लॉन्ग टर्म लोन बोल के रखा। प्रीवियस ईयर में आपका लोन था 60,000 का, करंट ईयर में सॉरी थोड़ा सा वापस बड़ा कर लें। ठीक, क्या बोला? करंट ईयर में आपका 80,000, प्रीवियस ईयर में 60,000। क्लियर है? तो
चेंज हमें दिख रहा है कितने का है, 20,000 का चेंज है। कितने का चेंज है, 20,000। मतलब जो एडिशनल 20,000 है वो आपने कब लिया है, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 को लिया है। क्लियर है। देख लेते हैं अपन क्या बोला है। आपका लोन था 80,000 करंट ईयर का, 60,000 प्रीवियस ईयर का। अब दिख रहा है दोनों का नेट चेंज कितना है, 20,000 का, वो भी कब का है, 1 जुलाई 2016 का। अब देखो जब भी इंटरेस्ट के पार्ट का कैलकुलेशन आता है तो हम इंटरेस्ट उतने वैल्यू पे लगाते हैं जितना हमारा अनपेड है। कितना है, अनपेड। अब हमें दिख रहा है हमने हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को बढ़ाया है, तो मतलब अल्टीमेटली पूरा लोन क्या है, अनपेड है। तो इंटरेस्ट भी हम उसी हिसाब से उस पे कैलकुलेट करेंगे। देखो 60,000 तो पूरे साल भर रहा, तो कर देंगे 60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। अब ये मत सोचना है 10 में कहीं से लेके आया हूं, नहीं, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे परसेंटेज मेंशन करके रखा है 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो ये 10 वहां से आया है। तो 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000 रुपए हो गया। यहां तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। फिर हमारा 1 जुलाई को हमने एडिशनल लोन कितना लिया है, 20,000 का, तो 20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अब गिनेंगे मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ हो रहे हैं, 9 मंथ हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 9 मंथ इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 में से 9 महीने आपने उस पैसे का इस्तेमाल करा है, तो इंटरेस्ट भी कितने महीने के हिसाब से लगेगा, 9 महीने के हिसाब से। आप वैल्यूज काट देते हैं तो ये आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा, 1500। कैसे, 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4 5 5 3 1500। क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया, 6,000 प्लस 1,500 इक्वल्स टू 7,500। 7,500। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा तो उसके कारण आपके प्रॉफिट का परसेंटेज क्या हो गया होगा, कम। इसीलिए क्या इंटरेस्ट आपके ऑपरेशन से रिलेटेड था, नहीं, इसीलिए आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो लिख देंगे ऐड इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कितना, 7,500। क्लियर होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना, देखो आगे क्या बोला, अगला एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स ऑफ 50,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोला, 53,000 का टैक्स आपने प्रीवियस ईयर में पे करा है। तो ये किस चीज से रिलेट करेगा, ये करेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कहां मिलेगा आपको, मेजर हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, सब हेडिंग करंट लायबिलिटी, उसके अंदर मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पॉइंट नंबर 3, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 3, कितना बोल के रखा कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर में 70 था, करंट ईयर में 68 हो गया, और 53,000 का आपने टैक्स पेड करा है। जब भी ऐसा दिया होगा आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। चलो उधर चलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अकाउंट की तरफ। ये मैंने फॉर्मेट बना के रखा है। ओपनिंग होता है बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग होता है टू बैलेंस सीडी। ये हो गया ब्रॉट डाउन, ये हो गया कैरिड डाउन। अब वैल्यूज डालते हैं, कितना देख रखा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस की वैल्यू है 70,000 और क्लोजिंग की वैल्यू है 68,000 सॉरी, ठीक है। फिर बोला आपने टैक्स पे करा है, तो आ जाएगा टू कैश ब्रैकेट में टैक्स पेड। कितना पे करा है आपने, 53,000। दोनों का टोटल करेंगे, कितना होगा, 6 और 5 11, 12, 1,12,000 आ जाएगा।
तो हो जाएगा 60,000 और 50,000 1,10,000 1,22,000 आएगा 21,000 1,21,000 1,21,000 आएगा। पहले जब आपने इसके टोटल में से इसको माइनस करा तो बाय टैक्स प्रोवाइडेड कितना 1,21,000 में से 70,000 माइनस करा तो कितना आ गया 70 30 और 20 51,000 ये आ गया हमारा टैक्स प्रोवाइडेड। अब देखो जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो जो प्रोवाइडेड की वैल्यू होती है ना वो कहलाती है प्रोविजन फॉर टैक्स और जो टैक्स पेड की वैल्यू होती है ना वो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज में कंसीडर करी जाती है। ये बिफोर में और ये आफ्टर में कंसीडर की जाती है। ठीक है देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे एड प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने अभी कितना निकाला हमने निकाला 51,000 का यहां लिख देंगे 51,000। ठीक है क्लियर होगा। देखो हमने दोनों एडजस्टमेंट कवर कर लिए याद रखना ये दोनों एडजस्टमेंट के डुअल इफेक्ट होते हैं। ठीक है क्लियर है चलते हैं आगे। अब और क्या आएगा अगला बोल के रखा देखो पहला वाला पॉइंट हो गया नोट्स टू अकाउंट्स दूसरा हो गया तीसरा हो गया अब बचा चौथा बोला मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन। बहुत बच्चों को इस पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है। देखो क्या बोल के रखा है मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू 2,15,000 क्लोजिंग है 3,84,000 और ये माइनस देके रखा है दोनों का। तो याद रखना 2,15,000 माइनस 23,000 करा था तब जाके 1,92,000 आया। ठीक है फिर 3,84,000 में से 48 माइनस करा तब 3,36,000 आया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइनस है ये माइनस करने के लिए ब्रैकेट लगाया है मगर जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन पे मशीन के सेल और परचेस के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता है तो डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस होता है ना वही हमें कंसीडर करना है। मतलब 48,000 माइनस 23,000 वो कितना हो जाएगा 25,000। तो हम लिखेंगे एड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन है दोनों वैल्यू का डिफरेंस कितना 48 माइनस 23 आ गया 25,000। ठीक है क्लियर होगा आपको ये चीज। आगे बढ़ते हैं अपन मतलब हमारा फोर्थ पॉइंट भी हो गया। तो अब जो आंसर आएगा ना वो कहलाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसको निकालने से पहले कुछ और चीजें जो हमें चेक करनी पड़ेगी। पहले देखना पड़ेगा एसेट साइड में क्या हमें गुडविल कॉपीराइट ट्रेडमार्क दिए नहीं दिया। जब नहीं दिया तो अब कंसीडर नहीं होगा। तो मतलब ये आंसर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना होगा। देखो 51,000 में 7,000 प्लस करा तो कितना हो गया 51 प्लस 7 हो गया 58 58 प्लस 20 कितना हो गया 58 और 20 ये हो गया 78 78 और 90 माइनस 78 कैलकुलेटर ले लेता हूं मैं देख लेते हैं कितना होगा 95,000 माइनस 7,500 माइनस 51,000 माइनस 25,000 आंसर आ जाएगा 11,500 वो भी नेगेटिव। ठीक है 11,500 वो भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। ठीक है मैंने कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करा है वो ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए समय में हो जाए। ठीक है आगे देखते हैं। देखो जब भी प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आता है उसके बाद हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इफेक्ट करना पड़ता है। देखते हैं समझते हैं। जैसे करंट एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है क्या होती है करंट एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो इनवर्स इफेक्ट होता है मतलब आपको माइनस करना पड़ता है। करंट लायबिलिटी के केस में क्या होता है डायरेक्ट वैल्यू कंसीडर होती है। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे कम हो रही है तो कम कर देंगे। क्लियर है देखते हैं यहाँ पर पहला बोला करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल देके रखा है। ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं 20,000 से 6,000 हो रहे हैं
मतलब क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो लिख देंगे लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितने से 14,000। ठीक है, फिर देखते हैं करंट एसेट। बोला करंट एसेट में इन्वेंट्री की वैल्यू 7,000 से बढ़ रही है, तो लिख देंगे लेस इंक्रीज, क्योंकि इनवर्स इफेक्ट होता है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 7,000। देखो आगे देखते हैं क्या बोला है, ट्रेड रिसीवेबल बोले हैं 65 से 51 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 65 से 51, मतलब कितने से कम हो रहे हैं, 14,000 से कम हो रहे हैं। और ट्रेड रिसीवेबल जब भी कम होते हैं तो इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि करंट एसेट। लिख देंगे ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने से, 14,000 से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट को तो कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि वो लास्ट में होता है। अदर करंट एसेट 4,000 से कुछ भी नहीं बचे, मतलब रीपेमेंट या जो भी बोलना चाहो वो हुआ। ठीक है, तो लिख देंगे ऐड डिक्रीज इन अदर करंट एसेट, कितने के थे, 4,000 की। तो आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज, कितना आएगा देख लेते हैं। देखो 11,500 नेगेटिव, 14,000 नेगेटिव, 7,000 नेगेटिव, 14,000 पॉजिटिव, 4,000 पॉजिटिव, तो आंसर आएगा 14,500, वो भी नेगेटिव। कितना आ रहा है, 14,500। इसमें माइनस कर देंगे लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 53,000, तो ये माइनस कर देंगे 53,000। देखो अब मेरे को क्लियर कट दिख रहा है, आंसर नेगेटिव आने वाला है। जब भी किसी आंसर की वैल्यू नेगेटिव आने वाली होती है उसको बोलते हैं यूज्ड। क्या बोलते हैं, यूज्ड। अब कर देंगे कितना, 14,500 माइनस 53,000, तो आंसर आ जाएगा, यहां बाहर लिखेंगे आंसर 67,500, वो भी नेगेटिव। इसको ऊपर कर देते हैं, लिख देंगे कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पहला आंसर है आपका, कौन सा, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। देखो अब क्वेश्चन के अंदर सिंपल एक चीज बोली है, क्या बोला है कि आप जब भी किस एक्टिविटी की बात करते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हो, तो वहां सिर्फ किसको देखा जाता है, वहां देखा जाता है एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट को। किसको देखा जाएगा, एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट, जिसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 4 दिख रहा है मशीनरी की वैल्यू 2,15,000 से 3,84,000। तब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन वाली लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे, उसके ऊपर वाली वैल्यूज को ही हम कंसीडर करेंगे। कितना वैल्यू बोल रहा है, 3,84,000 माइनस 2,15,000, आ जाएगा 1,16,000 का परचेज। ठीक है, तो अब बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैंने ऊपर ऑपरेटिंग लिखना भूल गया था, मैं यहां सही कर देता हूं, बी पॉइंट। ठीक है, लिख देंगे लेस। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सिंपल लॉजिक है, अगर कोई चीज का पैसा आपकी जेब से गया है तो आपको माइनस करना है, किसी चीज का पैसा आपको मिल रहा है तो वो प्लस करना है। जैसे आप कोई एसेट परचेज करोगे तो आपकी जेब से कैश कम होगा, तो आपको क्या करना है, लेस करना है। तो लिख देंगे लेस परचेज ऑफ मशीनरी। कितने का परचेज दिख रहा था, 1,69,000 का, क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए। तो भाई इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई और दिख नहीं रहा था इसके अलावा,
तो और कुछ आएगा भी नहीं, तो ये लिख देंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना? 1,69,000। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी तक। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी इधर बना देता हूं ताकि क्वेश्चन दिखे आपको, ठीक है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, हमारे लिए सिर्फ शेयर होल्डर फंड ही काम का होता है और कुछ काम का नहीं होता। शेयर होल्डर फंड में देखो 3 लाख से मतलब 1 लाख से 3 लाख हो रहा है, फंड कितने से बढ़ रहा है? 2 लाख से। तो कंपनी को क्या मिला होगा? पैसा मिला होगा उतना। तो हम लिख देंगे एड इशू ऑफ शेयर कैपिटल। क्वेश्चन पे चलते हैं, लिख देंगे एड इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितना हो रहा था? 2 लाख हो रहा था। फिर हमको याद होगा हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 60,000 से 80,000 हुई थी, तो कितने से बढ़ी थी? 20,000 से। लिख देंगे एड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रेज्ड 20,000। फिर हमने उसका इंटरेस्ट का रीपेमेंट करा था, लेस इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 7,500। कितना था? 7,500। तो एक आंसर आएगा, देख लेते हैं कितना आएगा। 2,20,000 माइनस 7,500, आंसर आ जाएगा 2,12,500। अब ये पॉजिटिव है इसीलिए इसको लिखेंगे फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आंसर कहां लिखा जाएगा? बाहर 2,12,500। ठीक है, अब करते हैं इसको फाइनल। फाइनल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नेट कैश इंक्रीज, जिसमें 3 चीजें आती हैं, ए ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग, सी फाइनेंसिंग। तीनों के आंसर, जैसे फाइनेंसिंग में हमारे पास ऑलरेडी है 2,12,500, बचे हुए 2 आंसर और देख लेते हैं क्या है। एक है 1,69,000 का नेगेटिव और दूसरा है 67,500 का नेगेटिव। देख लेते हैं, एक है 67,500 का नेगेटिव और दूसरा है 1,69,000 का नेगेटिव। ठीक है, आंसर निकालते हैं। माइनस 1,69,000 माइनस 67,500, तो हमारा आंसर आ रहा है नेगेटिव का। ठीक है, देख लेते हैं फिर से। तो क्या करेंगे, इन दोनों को इससे माइनस कर देंगे, 1,69,000 प्लस 67,500 माइनस 2,12,500 आ जाएगा नेगेटिव का 24,000। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना देके रखा है? 49,000 प्लस करना है किसमें? हमारे नेट कैश इंक्रीज में। लिख देंगे इसकी सेंसिटिविटी कम करनी पड़ेगी। लिख देंगे एड ओपनिंग कैश
जिसकी वैल्यू कितनी थी यार, जिसकी वैल्यू थी 49,000। देखो जब हम 24,000 में से 49,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25,000, जो कि मैच करेगा क्लोजिंग कैश से। देखो मैच करा देता हूं, 24,000 नेगेटिव है और पॉजिटिव 49, दोनों का नेट इफेक्ट कितना आएगा 25,000। अब बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखा देता हूं। देखो बैलेंस शीट के अंदर कैश का ओपनिंग 49,000, क्लोजिंग 25,000। देखो जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हो, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का टोटल मैच होना चाहिए, कहां से, सॉल्यूशन से। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और प्लीज हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।